नमस्कार द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर कौर नंदनी। चीन दुनिया की महाशक्ति है जिसकी आर्थिक और सैन्य ताकत से अमेरिका भी घबराता है। इस देश की शानदार प्रगति ने दरअसल इस सच को भी छिपा दिया है कि सिर्फ 43 साल पहले चीन एक कमजोर और गरीब देश था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये मुल्क एक दिन दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति का महारथी बन जाएगा। लेकिन एक शख्स डेंग ज़ियाओपिंग ने इस सपने को सच कर दिखाया। आज उसी शख्स के 120वें जन्मदिन पर मैं आपसे उनकी कहानी साझा कर रही हूं। डेंग का जन्म 22 अगस्त 1904 को सिचुआन प्रांत के ग्वांगआन जिले में हुआ था। एजरा एफ वोगेल की किताब डेंग ज़ियाओपिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना में वे लिखते हैं कि डेंग का गांव पेफांग डेंग शिमिन नाम के एक व्यक्ति के कारण मशहूर था, जो राजशाही चीन में एक उच्च अधिकारी बन गया था और इतना ऊंचा उठ गया था कि उसने चीन के टॉप लीडर्स के सीक्रेट ज्ञापन भी लिखने शुरू कर दिए। ये मशहूर आदमी दरअसल डेंग के दूर का रिश्तेदार था। डेंग के पिता डेंग वैनमिंग एक मध्यम स्तर के जमींदार थे। उन्होंने लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की थी। डेंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके पिता अपने बेटे के उच्च अधिकारी बन जाने के सपने देखते थे। इसकी एक वजह ये थी कि डेंग के कुछ रिश्तेदार शिक्षा हासिल करके काउंटी मजिस्ट्रेट बन गए थे। डेंग के पिता ने अपने बेटे के साथ बहुत कम समय बिताया, लेकिन उन्होंने बेटे की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की। डेंग ज़ियाओपिंग के पिता का जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी वह एक बड़ी ज़मीन के मालिक थे और उनके पास कई मजदूर थे जो खेती के कामों और रेशम के कीड़ों को पालने में मदद करते थे। लेकिन फिर उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी, यहाँ तक कि एक बार उन्हें अपने घर से भागना भी पड़ा। इन परेशानियों के बावजूद वे डेंग की शिक्षा में लगातार मदद करते रहे। डेंग अपनी माँ का बेहद सम्मान करते थे और माँ अपने बेटे के प्रति बहुत समर्पित थी। माँ की मृत्यु 1926 में 42 वर्ष की आयु में हुई। 5 साल की उम्र में डेंग को एक पारंपरिक चीनी शैली के प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में भेजा गया। उसके बाद 7 साल की उम्र में वे एक अधिक आधुनिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए गए। 1919 में डेंग ने चॉन्किंग स्कूल से ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उन्हें एक वर्क स्टडी प्रोग्राम के तहत पढ़ने के लिए फ्रांस जाने का मौका मिल गया। डेंग के पिता ने अपने बेटे का विदेश में जाने का समर्थन किया। कहते हैं कि जाने से एक रात पहले डेंग के पिता ने उनसे पूछा कि वे फ्रांस में क्या सीखने की उम्मीद करते हैं। इस पर डेंग ने अपने शिक्षकों से सीखे गए शब्दों को दोहराया, चीन को बचाने के लिए पश्चिम से ज्ञान और सच्चाई सीखना। 19 अक्टूबर 1920 को डेंग एक जहाज में सवार होकर फ्रांस के लिए रवाना हुए। 16 वर्षीय डेंग ने कुछ समय के लिए बेयॉक्स और चेटिलॉन के मिडिल स्कूलों में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय फ्रांस में काम करते हुए बिताया, जिसमें रेनॉल्ट फैक्ट्री और पेरिस के उत्तर पश्चिमी उपनगर ला गरेन कोलंबस में आयरन एंड स्टील प्लांट में फिटर के रूप में काम करना शामिल था। ला गरेन कोलंबस में डेंग की मुलाकात भावी सीसीपी नेताओं झोउ एनलाई, चेन यी, नी रोंगजेन, ली फुचुन, ली लिसान और ली वेहान से हुई। जून 1923 में डेंग यूरोप में चीनी कम्युनिस्ट यूथ लीग में शामिल हो गए। 1924 में वे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और यूरोप में यूथ लीग की जनरल ब्रांच के प्रमुख सदस्यों में से एक बन गए। फ्रांस में बिताए गए 5 वर्ष डेंग की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। फ्रांस में इन 5 वर्षों के दौरान डेंग ने पश्चिम और मार्क्सवाद को जानने
और दुनिया में अपनी व चीन की जगह समझने की कोशिश की। एज़रा एफ वोगेल अपनी किताब में लिखते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब डेंग 21 साल की उम्र में फ्रांस से चले गए तब तक वे एक कठोर और अनुभवी क्रांतिकारी नेता बन चुके थे और उनकी व्यक्तिगत पहचान पार्टी और उनके कम्युनिस्ट साथियों से हमेशा के लिए जुड़ गई थी। उस वक्त से लेकर 7 दशक बाद उनकी मृत्यु तक डेंग का जीवन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर केंद्रित रहा। डेंग 17 जनवरी 1926 को मॉस्को पहुंचे। उन्होंने सन यात सेन यूनिवर्सिटी में प्रथम श्रेणी में दाखिला लिया। यहाँ उनके सहपाठी थे च्यांग चिंगको, जो कि च्यांग काई शेक के बेटे थे। मॉस्को में डेंग ने पढ़ाई में काफ़ी मन लगाया। उनके पाठ्यक्रम में मार्क्स, एंजल्स, लेनिन, ऐतिहासिक भौतिकवाद, आर्थिक भूगोल, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास और चीनी क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास शामिल था। वे यूनिवर्सिटी में एक दिन में 8 घंटे अलग अलग क्लास लेते थे और सप्ताह में 6 दिन मौजूद रहते थे। फ्रांस और फिर बाद में सोवियत यूनियन में पढ़ाई और यूनिवर्सिटी लाइफ ने डेंग को वैचारिक रूप से बेहद परिपक्व बना दिया था। एज़रा एफ वोगेल की किताब में जिक्र मिलता है कि 12 अगस्त 1926 को कक्षा में एक निबंध में उन्होंने लिखा, केंद्रीकृत शक्ति ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होती है। ऊपर से आने वाले निर्देशों का पालन करना निहायत ज़रूरी है। लोकतंत्र को कितनी अनुमति दी जा सकती है, यह आसपास के वातावरण में होने वाले बदलावों पर निर्भर करता है। डेंग ने 22 साल की उम्र में मॉस्को में जो विचार व्यक्त किए वे बेहद सुलझे हुए थे और जिनको उन्होंने जीवन भर अपनाया और कभी उनमें बदलाव नहीं किया। सोवियत संघ ने चीन लौटने के बाद डेंग का एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी के तौर पर वास्तविक दौर शुरू होता है। उन्हें अब अपने देश में कम्युनिस्ट क्रांति लाने के लिए संघर्ष करना था। वे कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम करने लगे। जिंग्याशी सोवियत में एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य संगठनकर्ता बन गए। जिंग्याशी सोवियत दरअसल दक्षिण पश्चिमी चीन में एक स्वायत्त साम्यवादी क्षेत्र था जिसकी स्थापना 1931 में माओ त्से-तुंग ने की थी। लॉन्ग मार्च समाप्त होने से पहले डेंग माओ का विश्वास पात्र बन चुके थे। उत्तर पश्चिमी चीन में माओ ने जब अपना बेस स्थापित किया तो कुछ समय बाद ही उन्होंने डेंग को पॉलिटिकल कमिसार यानी कि राजनीतिक अफसर के रूप में अहम जिम्मेदारी सौंपी, जिससे सेना के भीतर राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया जा सके। बाद में गृह युद्ध में डेंग को शंघाई पर कब्जा करने और साम्यवादी शासन में परिवर्तन का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी दी गई। फिर उन्हें दक्षिण पश्चिम भेजा गया, जहां उन्हें देश के 6 प्रमुख क्षेत्रों में से एक का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। चीन की क्रांति के सबसे बड़े चेहरे चेयरमैन माओ के साथ डेंग के रिश्ते पर एज़रा एफ वोगेल अपनी किताब डेंग ज़ियाओपिंग एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना में लिखते हैं, माओ ने अपने कई साथियों को नष्ट कर दिया, लेकिन 1930 के दशक से डेंग के साथ उनका एक विशेष संबंध बना रहा। माओ ने डेंग को 2 बार हटाया, लेकिन उन्हें कभी ख़त्म नहीं किया और बाद में संभावित इस्तेमाल के लिए अलग रख दिया। डेंग को माओ के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। उन्हें चीन की सरकार में और पार्टी में काम करने का लंबा अनुभव मिला। 1950 के दशक के मध्य तक वे सत्तारूढ़ राजनीति ब्यूरो के सदस्य और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे। 1952 में डेंग वाइस प्रीमियर यानी उप प्रधानमंत्री बने। 1958 से 1962 तक पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का आर्थिक और सामाजिक अभियान ग्रेट लीप फॉरवर्ड चला। यह अभियान चीन की खेती आधारित अर्थव्यवस्था को तेजी से औद्योगिक बनाने की कोशिश थी, हालांकि ये एक बड़ी नाकामी साबित हुआ। 1959 तक डेंग एक आज्ञाकारी अधिकारी की तरह इस अभियान से जुड़े थे और माओ की योजनाओं को पूरा करने में लगे थे। हालांकि जब यूटोपियन प्रयोग के विनाशकारी प्रभाव स्पष्ट होने लगे
तो डेंग का इससे मोह भंग होने लगा। J.F. वोगेल अपनी किताब में लिखते हैं कि 1959 की गर्मियों में बिलियर्ड्स खेलते समय डेंग फिसल गए और उनका पैर टूट गया। डॉक्टरों ने कहा कि वे कुछ महीनों तक काम पर वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन कुछ जानकार अंदरूनी लोगों का मानना था कि डेंग जानबूझकर बैठकों से बचते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें ग्रेट लीप को जीवित रखने के लिए माओ के अवास्तविक कोशिश का समर्थन करने के लिए कहा जाएगा और वे ऐसी स्थिति में आने से बचना चाहते थे। किताब के मुताबिक कई महीनों की छुट्टियों के बाद जब वे काम पर लौटे तो उनका नज़रिया बदल चुका था। हालांकि उन्होंने माओ के प्रति वफादारी का ऐलान किया। 1960-61 में डेंग ने ग्रेट लीप की नाकामियों से उबरने के लिए उद्योग, कृषि, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में यथार्थवादी नीतियां अपनाई। उस समय तो माओ ने डेंग के इन कदमों की आलोचना नहीं की, लेकिन बाद में उन्हें इनसे परेशानी होने लगी। आगे चलकर सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 76 के दौरान उन्हें 2 बार साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि 1973 में डेंग फिर मुख्यधारा में लौटे। प्रीमियर झो के तहत उनकी अहम पद पर वापसी हुई। उन्हें सबसे सीनियर वाइस प्रीमियर यानी उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। डेंग आगे चलकर झो की बीमारी के दौरान सरकार के प्रभावी प्रमुख बन गए, लेकिन माओ के समर्थक उनके उत्पादन के कथित पूंजीवादी तरीकों के जरिए आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने की कोशिशों से परेशान थे। 1976 में जब प्रीमियर झो की मृत्यु हो गई तो उनके उत्तराधिकारी बनने के बजाय डेंग को माओ के कट्टर समर्थकों के एक एलीट ग्रुप गैंग ऑफ वॉर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि माओ की मृत्यु के बाद गैंग ऑफ वॉर ने सत्ता खो दी और डेंग को फिर से अपने शक्तिशाली पदों पर बहाल कर दिया। इसके बाद डेंग का माओ के चुने हुए उत्तराधिकारी हुआ गोफेंग के साथ सर्वोच्च सत्ता के लिए संघर्ष चला, जिसमें उनकी जीत हुई। दिसंबर 1978 में डेंग 11वीं सेंट्रल कमेटी के तीसरे पूर्ण अधिवेशन के दौरान चीन के सर्वोच्च नेता, जिसे पैरामाउंट लीडर कहा जाता है, बन गए। यहाँ से शुरू होती है डेंग की संपूर्ण सत्ता और चीन के महाशक्ति बनने की कहानी। लेकिन इसके लिए आपको डेंग की हमारी सीरीज की दूसरी कड़ी का इंतज़ार करना होगा, जो हम जल्द ही लेकर आएंगे। जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।